हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। ट्वेल्थ क्लास का जो एनसीईआरटी सिलेबस में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने विद्युत धारा, धारा घनत्व, अपवहन वेग, उसके अलावा प्रतिरोधकता और चालकत्व, चालकता, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। ओम के नियम को पढ़ लिया था। ओम के नियम का स्थूल और सूक्ष्म रूप भी हमने पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि भाई जो प्रतिरोधकता है वो ताप से प्रभावित होती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति से भी प्रभावित होती है। तो हमें आज समझना है कि प्रतिरोधकता ताप से किस प्रकार और कितनी प्रभावित होती है। अलग अलग जैसी धातुओं के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए जो प्रतिरोधकता का प्रभाव है, जो प्रतिरोधकता है, वो बदलती रहती है और किस किस प्रकार से बदलती रहती है ये हम देखने वाले हैं। कितना मान बदलता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। चलिए बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए बच्चों, जैसे जैसे क्लासेज आती है आप रेगुलर देखते जाइए, पूरी क्लासेज देखिए, वरना बीच में से ये साइंस है, कुछ भी समझ में नहीं आना है। अगर आपको समझना है तो पूरी आपको क्लासेस देखनी पड़ेगी, हर एक लेक्चर देखना पड़ेगा। तत्पश्चात जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। तो आप देखते जाइए, अपने हिसाब से रफली नोट्स भी बनाते जाइए। वहाँ पर फिर आप वो नोट्स प्रिंट निकलवा सकते हैं या वहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ से आप रफली नोट्स बनाते जाइए। कुछ एक चीज़ें अगर मान लो तुम्हें लगता है कि ये नई चीज़ है तो वो आप अपने जो लिखे हुए नोट्स हैं उनमें उनसे लिख भी सकते हैं, तो कोई समस्या होनी नहीं है। वैसे हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए, सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता, सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है। ताप से क्या होती है बच्चों? प्रभावित होती है। तो हमें ये बात तो ध्यान रखनी है भाई, जैसे भी पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? ताप से प्रभावित होती है। एक आपने कभी कभी नाम सुना होगा अतिचालक पदार्थ। कैसा नाम सुना होगा? अतिचालक। देखिए, अतिचालक क्या होता है? यदि चालकों को परम शून्य ताप पर रखा जाए, परम शून्य ताप पर रखा जाए तो इनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तत्पश्चात या परिणाम स्वरूप यह चालक अतिचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कैसे व्यवहार करने लगते हैं बच्चों? अतिचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, अतिचालकता होती क्या है। अतिचालक चालक पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें परम शून्य ताप पर रखते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, शून्य के लगभग हो जाती है, शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है। तत्पश्चात हम उन्हें अतिचालक पदार्थ कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? अतिचालक पदार्थ कहने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो सभी पदार्थों की, चाहे वो कैसा ही पदार्थ है, वो प्रतिरोधकता जो उन पदार्थों की है वो ताप से प्रभावित होती है। सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है। दूसरी बात,
कि भाई जो अतिचालक पदार्थ होते क्या है, चालक पदार्थों को ही हम अतिचालक कहते हैं। शर्त यह है कि उन चालक पदार्थों को हमें परम शून्य ताप पर रखना पड़ेगा और परम शून्य ताप पर उनकी प्रतिरोधकता घटकर शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चालकता, जिसके कारण हम उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ कहते हैं? अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बात है अब पूरी की पूरी जो पूर्ण रूप से प्रतिरोधकता दर्शाती है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन। देखिए बात को ध्यान से सुने, शब्दों को पढ़ने की कोशिश करें। प्रतिरोधकता में परिवर्तन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन उस पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता एवं ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। इस लाइन को ध्यान रखें, यहीं से हम प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझने वाले हैं। देखिए किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि ताप से प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है, इसका मतलब जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आने वाला है ताप के कारण आएगा। और ताप के कारण कब आएगा? जब हम ताप में परिवर्तन करेंगे। तो ताप के कारण जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन आने वाला है वो उतना ही आएगा जितना हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन आता रहेगा, जैसे जैसे हम ताप घटाएंगे प्रतिरोधकता के मान में भी परिवर्तन होता रहेगा। अब वो कैसे होता है डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि जब हमने प्रतिरोधकता पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रतिरोधकता का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, उनके अकॉर्डिंग बदलता रहता है, बाकी वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोधकता का जो मान है वो डिपेंड करेगा किस पर? तापमान पर। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा प्रतिरोधकता में भी क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा बच्चों। और प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो इसके प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है और उस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के भी कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, इस नाम के आधार पर हम इन्हें लिख सकते हैं बच्चों कि अगर हम मान लें किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उसको मैं लिख देता हूं भाई, अगर प्रतिरोधकता जिसको हम किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं, और मैं लिख देता हूं प्रारंभिक प्रतिरोधकता। इस प्रारंभिक प्रतिरोधकता को दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल। इसको अगर हम रो नॉट से लिख दें, देखो प्रतिरोधकता को हम रो ले रहे हैं, प्रारंभिक प्रतिरोधकता को हम रो नॉट ले रहे हैं, और जो तापमान है, तापमान में परिवर्तन उसको हम डेल टी से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? डेल टी। और इस डेल टी को बच्चों हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। T2 है इसका बाद का तापमान और T1 है इसका प्रारंभिक तापमान, तो T2 को कह सकते हैं अंतिम तापमान। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम इस लाइन के अकॉर्डिंग इन चीजों को रखने वाले हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं। अब बाकी का डेरिवेशन हम यहां कर लेते हैं। देखिए भाई हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन है वो कह रही किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन, पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन मतलब डेल रो, वो समानुपाती होगा उस पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता के। तो पहली समीकरण तो हमें यहां से प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात यह कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन समानुपाती होता है ताप में परिवर्तन के, तो दूसरी समीकरण हमें यहां से प्राप्त हो जाती है। ताप में परिवर्तन के भी कैसा होता है? समानुपाती होता है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं भाई प्रतिरोधकता में परिवर्तन समानुपाती हो गया रो नॉट डेल टी। जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती की चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम एल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्फा। और ये जो एल्फा है इस एल्फा को कहा जाता है
प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं भाई डेल रो, प्रतिरोधकता में परिवर्तन ये आ जाएगा आपका रो नोट अल्फा डेल टी। यहां हमने ये पहले ही जान लिया भाई ये डेल टी है तापमान में परिवर्तन, अल्फा है ताप गुणांक, रो नोट है प्रारंभिक प्रतिरोधकता और डेल रो है प्रतिरोधकता में परिवर्तन है। अब इस डेल रो को हम लिख सकते हैं भाई रो माइनस रो नोट, अंतिम प्रतिरोधकता माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता रख देते हैं यहां पर, रो माइनस रो नोट बराबर रो नोट अल्फा डेल टी। रो नोट को उधर भेजेंगे तो रो बराबर रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल टी, दोनों में से अगर हम रो नोट कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस अल्फा डेल टी, यही हमारे पास अंतिम प्रतिरोधकता प्राप्त करने का सूत्र है। किसका सूत्र हो जाएगा? अंतिम प्रतिरोधकता प्राप्त करने का। यहां से हम अंतिम प्रतिरोधकता प्राप्त कर सकते हैं। यहां हमें पता होना चाहिए अंतिम प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, अल्फा ताप गुणांक और डेल टी ताप में परिवर्तन। अगर हमें यहां से अल्फा निकालना है इस समीकरण की सहायता से, तो देखिए हम ताप गुणांक अल्फा भी निकाल सकते हैं। वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं बच्चों। तो हम वो ऐसे निकाल सकते हैं भाई, यहाँ हमारे पास रो बड़ा है, इस रो नोट को इधर लाएंगे तो माइनस रो नोट अपोन में रो नोट डेल टी, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास प्रतिरोधक ताप गुणांक हो गया बच्चों, प्रतिरोधक ताप गुणांक हो गया। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, इनके आधार पर ही हम अलग अलग पदार्थों का जो प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ता है उनको समझने वाले हैं। इतनी चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जो हमें प्रथम लाइन है वो ये कहती है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन उस पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता और उसके ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बदलेंगे प्रतिरोधकता भी बदल जाएगी। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है भाई वो है धातुओं पर, धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखिए जो कल की क्लास आई थी बच्चों, उसमें थोड़ा सा लास्ट में ये सेल डाउन हो गए थे इसके माइक के, तो कुछ लास्ट की 1-2 मिनट या 3 मिनट मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। हालांकि मैंने लास्ट में वापस क्लास का रिवीजन ही करवाया, तो कोई समस्या आपके आएगी नहीं। बाकी पूरी क्लास ठीक है, लास्ट में 2 या 3 मिनट होंगे मेरे ख्याल से, उस टाइम आवाज़ नहीं आई थी, तो उसे समझने की कोशिश करना आप। चलिए अब हम पढ़ते हैं भाई धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए हमने पढ़ा था कि जो धातुओं की प्रतिरोधकता है उस पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव तो पड़ता है। देखिए हमने प्रतिरोधकता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता रो को हमने एन ई और टो के पदों में पढ़ा, तब हमने पढ़ा था एम अपोन में एन ई स्क्वायर टो, ये चीज पड़ी थी। प्रतिरोधकता रो बराबर एम अपोन में एन ई स्क्वायर टू पड़ा था। अब देखिए बच्चों हमने ये कहा था कि भाई एक मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कोई, यहां मान लो एक हमारे पास ऐसा कोई यहां पर पृष्ठ है और इस पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन गतिशील है। कौन गतिशील है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यादृच्छिक रूप से गतिशील है, जैसे ऐसे गतिशील कर रहा है, वो अपनी मर्जी से गति कर रहा है यूं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो दिशा थी वो दिशा कुछ इस प्रकार है, ऐसे। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करता रहता है तो ये जो दूरी है एक टक्कर से दूसरी टक्कर के मध्य की, ये जो पथ है वो इलेक्ट्रॉन का सरल रेखीय पथ होता है।
ये जो पथ है इसे मुक्त पथ कहा जाता है, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ है। और इस पथ को तय की गई जो दूरी होती है, उस दूरी में जो समय लगता है, उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। और उस विश्रांति काल को हम टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? टाउ से। तो जो दो लगातार टक्कर होती है, उन दो लगातार टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल। तो अगर मैं इस पर ताप देता हूं, यानी इसमें ताप की वृद्धि करता हूं, ताप की क्या करते हैं बच्चों? वृद्धि करते हैं। ताप की वृद्धि करते हैं, तत्पश्चात हम समझ सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ऊर्जा मिलेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, उनकी गति बढ़ जाएगी। गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही उनकी गति बढ़ेगी, उनका विश्रांति काल यानी दो लगातार टक्करों के मध्य लगने वाला समय कम हो जाएगा। गति बढ़ेगी तो विश्रांति काल जो है वो क्या हो जाएगा? विश्रांति काल कम हो जाएगा। देखिए इस बात को समझना। कोई चालक है, चालक के पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो दो लगातार टक्करों के मध्य की जो दूरी है वो सरल रेखीय पथ होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ को तय करने में की गई जो दूरी होती है, जो समय होता है, उसे हम विश्रांति काल कहते हैं। तो जब हम इसको ताप देंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात इनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो गति है वो गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ेगी तो जो विश्रांति काल है वो कम हो जाएगा, जो टकराने का समय है वो कम हो जाएगा। और टकराने का समय यानी विश्रांति काल अगर कम हो जाएगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं की प्रतिरोधकता ताप देने पर बढ़ जाती है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप से बढ़ जाती है। लिख सकते हैं भी धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इसके अलावा हम एक और बात और कर सकते हैं कि जैसे ही हम धातुओं पर ताप बढ़ाने हैं, यानी ताप बढ़ाने पर धातुओं के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाने के कारण विश्रांति काल घट जाता है। विश्रांति काल कम हो जाता है। और ये जो विश्रांति काल कम हो जाता है तो प्रतिरोधकता, फिर हम लिख सकते हैं परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर आप प्रतिरोधकता और इनके प्रतिरोधकता रो, ये तो क्या है? प्रतिरोधकता रो, और विश्रांति काल या यूं कहें कि ताप टेम्परेचर के मध्य ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसको टी लिख देता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये हमें ग्राफीय निरूपण बताता है कि किसी भी धातु का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, चालकता घट जाती है। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। पहला पॉइंट था हमारा, नोट कर सकते हो आप। इसके बाद अगली बात है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना। कहाँ रह गया ये? इसमें एक को ध्यान कर लेना भाई, इसमें एक पॉइंट और आएगा, जो एल्फा है ताप गुणांक, वो धनात्मक होता है। एल्फा कैसा होता है? धनात्मक होता है।
एल्फा धनात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का अति अल्प प्रभाव पड़ता है। अति अल्प प्रभाव पड़ता है। अति अल्प प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो तो ताप का थोड़ा सा प्रतिरोधकता पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। हालांकि प्रतिरोधकता जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा ताप बढ़ाओगे घटेगी ही, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घटेगी, लेकिन बहुत कम घटती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका एल्फा है प्रतिरोधक ताप गुणांक, ये अति अल्प होता है। कैसा होता है? अति अल्प होता है, बहुत ही छोटा होता है, परंतु धनात्मक होता है। परंतु कैसा होता है? धनात्मक होता है बच्चों। प्रतिरोधक ताप गुणांक एल्फा जो है वो बहुत छोटा होता है लेकिन धनात्मक होता है। और अगर यहाँ पर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तापमान और प्रतिरोधकता के मध्य, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। और ये ग्राफ हमें ये बताता है, देखो यहाँ पर देखने पर आपको लग रहा है कि भाई ताप का प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन अति अल्प प्रभाव पड़ रहा है। तत्पश्चात ये हमें बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन यानी तापमान में अथाह वृद्धि करोगे, बहुत ज्यादा वृद्धि करोगे, तब थोड़ी बहुत प्रतिरोधकता परिवर्तित होगी। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता पर जो ताप का प्रभाव है मिश्र धातुओं के लिए बहुत कम पड़ता है। तभी तो हम विभवमापी जो हमारे प्रैक्टिकल होता है, विभवमापी, मीटर सेतु, इनमें मिश्र धातुओं के तार काम में लेते हैं ताकि वो ताप से ज्यादा प्रभावित ना हो। मिश्र धातुओं के तार काम में लिए जाते हैं। वो मिश्र धातुएं कौन सी? जैसे नाइक्रोम, मिश्र धातु नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इन मिश्र धातुओं का तार हमें प्रयोग में लेते हैं ताकि ये जो तार हैं वो अगर हम धारा दें तो वो ताप से प्रभावित ना हो, इनका आकार ना फैले, लंबाई में वृद्धि ना हो, व्यवस्थित रूप से चलते रहें। तो ये दूसरी बात थी। फिर हम चलते हैं तीसरी बात पर, और तीसरा पॉइंट है हमारा भाई अर्धचालकों की। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। चलो देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और अर्धचालकों को इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाई होता क्या है, अर्धचालकों पर की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों में पहली बात तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। जब उन्हें हम ताप देते हैं तो उपसह संयोजक बंध टूटते हैं। इनमें इनमें क्या टूटते हैं? उपसह संयोजक बंध टूटते हैं। और उपसह संयोजक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण, इसमें क्या पढ़ लिया था मैं, यहाँ पर विश्रांति काल घट जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। चलिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण इनकी जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाएगी। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि हमने ये पढ़ा था भाई कि जो प्रतिरोधकता रो है वो क्या होती है? रो होती है m/n e² टाउ। और मैंने इनके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था भी n इलेक्ट्रॉन घनत्व है
ई जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ विश्रांति काल है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो होता क्या है कि जैसे ही उपसहसंयोजक बंध टूटेंगे तो उपसहसंयोजक बंध टूटने के पश्चात एन का मान बढ़ जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उपसहसंयोजक बंध टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और पदार्थ के पृष्ठ पर इसका मान जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व का वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बढ़ेगा प्रतिरोधकता घट जाएगी। क्या घट जाएगी, प्रतिरोधकता घट जाएगी। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा का मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए मैं इनको नोट कर देता हूं। पहली बात तो अर्धचालकों में, अर्धचालकों को ताप देने पर, क्या देने पर, ताप देने पर, इनको हटा दूं क्या, ये जो लिखे हुए हैं, चलो लिख देते हैं, पढ़े यहां पर, ये तो आपके समझ में आई गई होगी, तो इन्हें हटा देते हैं हम। अर्धचालकों को ताप देने पर उपसह संयोजक बंध टूटने लगते हैं। क्या होने लगता है, उपसह संयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और मैं सीधा लिख देता हूं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता घट जाएगी, प्रतिरोधकता घट जाती है। तो बात क्या हुई, बात ये हुई कि भाई हमने ये पढ़ा था कि जो प्रतिरोधकता है रो, वो होती है एम अपोन में एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर। किसके बराबर होती है, एम अपोन में एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ एन जो है वो है इलेक्ट्रॉन घनत्व। और जैसे ही हम बात करते हैं कि भाई हमने इसको अर्धचालक को ताप दिया है, अर्धचालक को क्या दिया है, ताप। अर्धचालक को ताप देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे और वहां से उनके जो सहसंयोजक बंध है उन्हें तोड़ देंगे और तोड़कर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में बदल जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में बदलने के पश्चात जो पदार्थ का पृष्ठ है उस पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण प्रतिरोधकता घट जाएगी। क्या घट जाएगी, प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कौन होता है, एल्फा। एल्फा जो है वो ऋणात्मक होता है बच्चों। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो ग्राफीय निरूपण कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई, टी और यहां रो, और ये इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट रही है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम चलते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ये बातें हैं पदार्थों की प्रतिरोधकता पर। जो पदार्थों की प्रतिरोधकता है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं। तो एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। यहां से हमने ये दो रिजल्ट निकाल दिए। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना। तत्पश्चात हमें धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखा था। तो धातुओं की प्रतिरोधकता में प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा धनात्मक होता है। और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं धातुओं में, ताप बढ़ाने पर इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका विश्रांति काल घटता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है।
तत्पश्चात हमने देखा था मिश्र धातु के लिए वहाँ ज़्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, मिश्र धातु में की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव ज़्यादा पड़ता नहीं है। यहाँ हालांकि फिर भी हम कह सकते हैं कि जो ताप गुणांक है एल्फा अति अल्प होता है परंतु धनात्मक होता है। और तत्पश्चात हमने पढ़ा था अर्धचालकों के लिए, तो अर्धचालकों में उपसहसंयोजक बंध टूटते हैं ताप देने पर, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण प्रतिरोधकता घट जाती है। क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता घट जाती है और ताप गुणांक जो है एल्फा उसका मान ऋणात्मक होता है। इतनी सी बातें थी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ।